फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सेवा में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के। जो फंक्शन के टॉपिक्स हैं, पीरियोडिक फंक्शन। आप एक हेडिंग दीजिएगा, पीरियोडिक फंक्शन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक का नाम सुना हो, पीरियोडिक फंक्शन। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्रिक में। जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक में जिसका ये टॉपिक मिस हुआ है, वंस अगेन आप देख लीजिए, सारी चीजें आपका हूबहू सेम मिलेगा आपको यहाँ पे। तो जैसे कि इसके नाम है पीरियोडिक फंक्शन, यानी आपको यहां से क्लियरिटी आ रहा होगा आपके दिमाग में, वो ऐसा फंक्शन जो इटसेल्फ वंस अगेन रिपीट करे। यानी कहने का मतलब कि जैसा आप कोई भी फंक्शन की बात करो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात कर रहे हो या अलजेब्रिक फंक्शन की भी बात कर रहे हो, वो ऐसा फंक्शन जो इटसेल्फ रिपीट कर जाए, खुद से रिपीट कर जाए। यानी कहने का मतलब कि इसके जो फॉर्मेट होते हैं ना, एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी के फॉर्मेट में होता है। और जहां पे टी क्या होना चाहिए, सबसे छोटा वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, टी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो एक अब यहाँ पे टी को क्या बोलते हैं, अपन टी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल पीरियड। ये हो गया फंडामेंटल पीरियड। अब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा आपने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं। इसका पीरियोडिक वैल्यू की जब बात करूं मैं, तो कितना सिंपल होता है निकालना। क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सपोज दैट लेट अस एज्यूम एफ ऑफ एक्स को मैंने साइन एक्स मान लिया, या कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। साइन एक्स क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है क्या? सबसे पहले तो आपका सवाल ये होनी चाहिए कि पीरियोडिक है क्या। तो चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं कि पीरियोडिक होता है नहीं होता है। यदि है तो उसका पीरियोडिक वैल्यू कितना होगा, और नहीं है तो उसका रीजन क्या होगा, सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइन का एक सिंपल सा ग्राफ, जो कि आपको पता है इस तरह से ग्राफ इस चलते रहेगा, ऐसा ग्राफ जाते रहेगा इस तरह से। ए भी ग्राफ निगेटिव साइड में भी गया, इस तरह से मैंने ग्राफ बना लिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से लेकर के ये हो गया पाई, ये हो गया अपना 2 पाई, देन हो गया 3 पाई, देन हो गया 4 पाई, चलते रहेगा इस तरह के साइकिल। इधर लिख दिया माइनस पाई, एक तरफ लिख दिया -2 पाई, ऐसे ऑन चलते रहेगा इधर से इधर तक, और ये भी जाता रहेगा इधर से। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही मैंने जीरो से स्टार्ट करके पूरा साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी जीरो से स्टार्ट होकर इस तरह से मूव करके फिर से यहाँ पे आगे क्लोज हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे वो एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, कर्व अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अभी यहां से लेकर के ए पॉइंट की जब मैं बात करूं, तो यहां से यहां तक का जो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो जीरो से कितना है, 2 पाई, यानी इसका वैल्यू यहां से यहां तक कितना है, 2 पाई। तो ऐसा मुझे यहां से प्रतीत हो रहा है कि 2 पाई के बाद वंस अगेन साइकिल फिर से चल रहा है और फिर से अगला 2 पाई पे जाके रुक रहा है। यानी ये साइकिल वंस अगेन इस तरह से वेव, साइनसोइडल वेव है, वो चलते जा रहा है। बट एक 2 पाई के बाद, यानी कहने का मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये 2 पाई के बराबर आ रहा है, जिसकी वजह से इसके पीरियोडिक वैल्यू को 2 पाई बोलते हैं। पहले तो पीरियोडिक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि रिपीट कर रहा है, इटसेल्फ रिपीट हो रहा है ग्राफ। और जब इटसेल्फ रिपीट होगा तो इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो चलिए मैं मान लिया कि इसका पीरियोडिक वैल्यू 2 पाई मैंने लिख दिया। तो मैं इसकी बात जब एफ ऑफ एक्स साइन एक्स जब हमने लिखा है यहाँ पे, तो क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स को ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई लिखा हूं, तो ये तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं इधर लिख रहा हूं इसको डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि मैंने एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स लिखा हूं, साइन एक्स लिखा हूं, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई भी सेम आएगा, कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई भी सेम आएगा, कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पाई भी सेम आएगा। बात तो बिल्कुल सही कि सभी के वैल्यू सेम आएंगे, ऐसे हम चलते रहेगा। बट इन सबों में पीरियोडिक वैल्यू है कौन सा? तो जैसा कि पीरियोडिक फंक्शन के डेफिनेशन होते हैं कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू या लीस्ट पॉजिटिव पीरियड जो भी होता है उसको पीरियोडिक वैल्यू बोल देते हैं, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। जिसमें मैंने ऑलरेडी लिख के दिया कि फंडामेंटल पीरियड को टी बोलते हैं, और टी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, यानी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ग्रेटर देन जीरो का मतलब तो ए भी आएगा ना, 2 पाई भी आएगा, 4 पाई भी आएगा, 6 पाई भी आएगा। बट इन सबों में से कंसीडर कौन से कर रहे हैं?
2 पाई लेना है, क्योंकि लिस्ट आपको कंसीडर करना होता है फंडामेंटल पीरियड में। तो इसके पीरियोडिक वैल्यू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, जो कि इस तरह से अपन पीरियोडिक वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन आप एक इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, इसका रेडन डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन आप एक शब्दों में लिख लीजिए। डेफिनेशन इसका डेफिनेशन रेडन, ए फंक्शन f of x is called periodic, function f of x is called periodic if there exists a positive number, if there exists a positive number t, there exists a positive number t, जिसको हम फंडामेंटल पीरियड बोल रहे हैं, t ब्रैकेट में लिखना मत भूलिए, t ग्रेटर देन 0 होगा, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए t ग्रेटर देन 0, जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें t ग्रेटर देन 0 दे दीजिए, is called the period of the function, or the period of the function such that f of x that equals to f of x plus t, यानी फॉर्मेट इस तरह से होगा। ये फॉर्मेट है अपना पीरियोडिक फंक्शन का, फॉर्मेट क्या होगा, f of x plus t that equals to f of x के बराबर होनी चाहिए for all value of x, for all value of x लगे तो आप लिख लीजिए for all value of x belongs to their domain, x क्या होनी चाहिए, उसके डोमेन में ही होनी चाहिए, डोमेन से बाहर नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको sin x cos x का लिख के दिया मैंने, आप एक ग्राफ बना करके एक एग्जांपल को आप लिख सकते हैं, तब नीचे एक पॉइंट आप और भी दे दीजिए sin cos का क्या होता है, लिख लीजिए। राइट ऑन, द फंक्शन sin x and cos x, the function sin x and cos x both are periodic, both are periodic over 2 पाई, क्योंकि आपको दिख गया यहाँ पे कि ये 2 पाई पे पीरियोडिक दिख रहा है, वैसा ही cos का भी ग्राफ को बना करके यदि आप एनालाइज करेंगे तो उसका भी पीरियोडिक वैल्यू कितने आएंगे, 2 पाई ही आएंगे। और tan x की बात कर रहा हूं, आपको tan का ग्राफ याद होगा, tan का ग्राफ यदि याद हो रहा होगा तो आपको पता है कि tan का ग्राफ इस तरह से ऐसा मूव कर रहा है, tan 0 0 होगा, और यानी इस तरह से मूव करता है ऐसा ऐसा ऐसा, यानी वंस अगेन ऐसा आएगा ग्राफ, वंस अगेन इस तरह से जाकर के ऐसा होगा। यानी अभी आप बताइए कि 0 से लेकर के स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 0 हो गया, a हो जाएगा आपका पाई बाई 2, देन कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी अब देखिए ना 0 से स्टार्ट होकर वंस अगेन पाई से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, गैप कितना आ रहा है, पाई का आ रहा है, जिसके वजह से टाइम का पीरियोडिक वैल्यू भी अपन कितना बोल लेंगे, पाई बोल लेंगे। तो आप लिख लीजिए जो आप नोट पॉइंट या एग्जांपल में आप लिख रहे थे, tan x इज पीरियोडिक ओवर पाई, tan x इज पीरियोडिक ओवर पाई। और एक एग्जांपल जो कि मैंने आपको बना के दिया हूं, एक एग्जांपल, इसको आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं निकालने के लिए कि क्या है पीरियोडिक होंगे क्या। अब सबसे पहले एक बात आपको यहां से, चले ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहचानना तो बहुत ही आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आया आपके सामने और आपको यहां से पहचानना होगा कि पीरियोडिक है या नहीं है तो पीरियोडिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो तो आसान है। बट कुछ अलजेब्रिक फंक्शन भी मैं आपको दे रहा हूं निकालने के लिए कि पीरियोडिक है या नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करके आपको बताना है। अब यदि है तो पीरियोडिक फंक्शन उसके निकाल लीजिए। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, राइट ऑन एग्जांपल, राइट ऑन एफ ऑफ ए, प्रूफ दैट, मैं प्रूफ करने के दे रहा हूं, आप प्रूफ करके देखिए, इसको एज ए कंसेप्ट की तरफ समझिएगा। प्रूफ दैट f of x satisfying the following condition, f of x satisfying the following condition is periodic, ऐसे में दो एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए कि क्या है फंक्शन में गिवन हुआ। नंबर वन सवाल में आपको जैसे कि प्रूफ करने में लिए मैं लिखा हूं यहाँ पे कि x माइनस 1, f of x माइनस 1 प्लस f of x प्लस 3 दैट इक्वल्स टू f of x प्लस 1 प्लस f of x प्लस 5। अब ये तो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ, यानी आप समझ जाइए कि पीरियोडिक तो है ही, नो डाउट। यदि नहीं दिया रहे तो भी आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं
कि है कि नहीं है, और है तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होंगे निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर जैसा कि एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आप इसको करली ब्रैकेट में जो मैं लिखा हूं आप ऐसा सिंपल ब्रैकेट मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है वेयर दिस डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आपको फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लस कितना कॉस में कितना है पाई एक्स है। अब एक बात समझिए, सुनिए, सबसे पहले नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, नंबर 1 को सोल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए गिवन क्या है आपका, मैं लिख रहा हूं गिवन क्या है, और इस तरह के फंक्शन में क्या प्रोसेस यूज करते हैं, ये प्रोसेस सीखिए, एज ए कंसेप्ट की तरह सीखिए इस सवाल में। तो जैसे कि आपके पास गिवन है नंबर 1 में एफ ऑफ कितना x माइनस 1 प्लस कितना एफ ऑफ x प्लस 3 दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 1 प्लस एफ ऑफ कितना x प्लस 5। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब एक बात, जैसे कि आपने पीरियोडिक फंक्शन के लिए बहुत सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि नेगेटिव नहीं होता पीरियोडिक फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसमें नेगेटिव कौन सा दिख रहा है, x प्लस टी के फॉर्मेट पे होता है पीरियोडिक फंक्शन, और टी पॉजिटिव होनी चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि -1 यहां पे दिख रहा है, तो जिसके वजह से माइनस को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ तो रूल लगाना होगा, कुछ तो रिप्लेस करना होगा। तो आप एक बात समझिए, x माइनस 1 से लेस्ट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 क्या बनने वाला है, x प्लस 1 बनने वाला है। यानी आपको बहुत सिंपल सी बात है, यानी x माइनस 1 को किससे रिप्लेस करना होगा, x प्लस 1 से। यानी सिंपली यदि मैं बात करूं तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि रिप्लेस x बाई x प्लस 2 की बात कर रहा हूं मैं। यदि x को आप x प्लस 2 से यहां रिप्लेस कर लेते हो तो x प्लस 2 माइनस 1 होकर के x प्लस 1 बनेगा। ऐसा क्यों, इसका रीजन 1 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्योंकि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड आपको पता है f ऑफ x प्लस टी दैट इक्वल्स टू f ऑफ x के बराबर होनी चाहिए और t ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए उसके लिए। अब जैसे कि मुझे यहां से लिस्ट पॉजिटिव चाहिए, आपके पास -1 है, तो लिस्ट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 क्या होने वाला, +1 होने वाला है। तो आपको यहां पे x प्लस 1 होना चाहिए। x प्लस 1 कब आएगा, जब आप x को x प्लस 2 से रिप्लेस करोगे तो ये आपका रिजल्ट देगा x प्लस 1। तो मैंने वही फंडा यहां पे लिखा हूं, रिप्लेस x बाय x प्लस 1 2 इन इक्वेशन कितना 1। अभी आप मुझे बताइए कितना आएगा, x प्लस 1 मिल जाएगा। रिप्लेस करने के बाद x के जगह x प्लस 2 रख दिया, -1 करके x प्लस 1 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कितना आएगा, प्लस कितना बोलिए, f ऑफ कितना, x को x प्लस 2 रख रहा हूं तो x प्लस 5 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 3 बन जाएगा। और नेक्स्ट वन f ऑफ कितना x प्लस कितना हो जाएगा, ये भी 7 बन जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड में हमें ऐसा क्या करूं कि वंस अगेन मुझे यहां से f ऑफ x निकल जाए। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए नंबर 1 और 2 को। यदि सपोज दैट मैंने जोड़ भी दिया LHS को LHS साथ में, RHS को RHS साथ में, तो क्या बनने वाला है ऐसा, यदि मैंने जोड़ा तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएगा यदि मैं जोड़ रखूं तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक कोई रूल नहीं है ऐड करना, कोई रूल नहीं है, ये अपने दिमाग का कीड़ा होना चाहिए। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से, यानी ज्यादा से ज्यादा टर्म कैंसिल होगा, ऐड करने के बाद कैंसिल होगा या तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद कैंसिल होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैं ऐड कर दूं LHS, ये दोनों को जोड़ दूं और इन दोनों को जोड़ दूं तो फिर बहुत सारा टर्म कैंसिल होगा। यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख रहा हूं। तो LHS को मैं पहले लिख रहा हूं, तो f ऑफ x माइनस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 3 पहले वाले का था, दूसरे वाला बोलिए x प्लस 1 प्लस कितना f ऑफ x प्लस 5, यह हो गया आपका LHS। RHS बोलिए x प्लस 1, नेक्स्ट वन f ऑफ x प्लस 5, नेक्स्ट वन f ऑफ x प्लस 3, नेक्स्ट वन f ऑफ x प्लस 7। अब देखिए ना बहुत सारा टर्म कैंसिल होने वाला है, x प्लस 1 कैंसिल विद दिस, कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, अब कौन सा कैंसिल होगा, x प्लस 3 भी कैंसिल होने वाला है इसके साथ में, और बोलिए x प्लस 5 भी कैंसिल होने वाला है इसके साथ में। तो क्या सारा कैंसिल हो गया, नहीं, एक इधर बच रहा है और एक उधर बच रहा है।
यानी ओवरऑल जो आपके पास जो फंक्शन बन रहा है आपका f ऑफ x माइनस वन दैट इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 7 बच गया। अब एक बात फिर से हमें यहां यूज करना होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x माइनस वन तो होगा नहीं पीरियोडिक फंक्शन में, तो x माइनस वन को मुझे लिस्ट, क्योंकि f अब फॉर्मेट क्या चाहिए अपने को, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस फॉर्मेट चाहिए। तो अभी आप देखिए ना, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस फॉर्मेट पे लाना चाहूं मैं, तो x को किससे, x माइनस वन को किससे, x माइनस वन की जगह x लिखना होगा, सिंपल बात ना। तो अभी आप मुझे बताइए कि x को यदि x प्लस वन से रिप्लेस करता हूं तो डायरेक्टली वो बन जाएगा ना फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ए फॉर्मेट पे लाना चाह रहा हूं मैं, जो आपका पीरियोडिक फंक्शन का जो फॉर्मेट है उस पे लाना चाह रहा हूं। तो यहां से मैं लिख रहा हूं सिंपल रिप्लेस, वंस अगेन ये आपको खुद से दिमाग लगाना है इस तरह से और उसको बनाना है फंक्शन में, एक रूल नहीं है, ये आपको मैथमेटिकल सॉल्विंग टेक्निक जो मैं इसमें दे रहा हूं इस तरह के एग्जांपल के लिए, ये आपको अप्लाई करना होगा। तो रिप्लेस x माइनस वन वाई, चाहे एक्स वाई लिख दो ना, एक्स वाई एक्स प्लस वन, यानी x को x प्लस वन से रिप्लेस कर लेना है। अभी आप मुझे बताइए कि जब x को मैंने x प्लस वन से रिप्लेस कर लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, f ऑफ x बन जाएगा। x प्लस वन कर लिया तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या वो फॉर्मेट पे आया, बिल्कुल आया। तो अपन प्रूफ करके लिख सकते हैं, हेंस दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट जो पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पे तो आ गया। बट यदि आपसे यहाँ पे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड, तो आपके जवाब p की जगह कितना है, 8 है। तो आप इसका पीरियोडिक वैल्यू लिख सकते हो, फंडामेंटल पीरियड लिख सकते हो, कितना, 8। यदि आपसे कोई पूछता है आंसर, तो आपका आंसर पीरियोडिक वैल्यू कितना होगा इसका, 8 होगा। ये अपने क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन आपने अच्छे तरीके से देखे, बहुत बेहतरीन तरीका है, इसको आईएमपी कर लीजिए आप, या बीबीआई जैसा अपन करते हैं, करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 1। अब मैं मूव कर रहा हूं सेकेंड नंबर पे, थोड़ा सा ध्यान रखिए नंबर 2 पे। नाउ वी मूव टू एग्जांपल नंबर सेकेंड, इससे मूव कर रहा हूं। तो थोड़ा इसमें भी कुछ टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि आपको f ऑफ x दिया हुआ है और पूछा गया है कि पीरियोडिक वैल्यू आपको निकालने हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, क्या होगा, पीरियोडिक वैल्यू निकालना नहीं, आपको प्रूफ करना है कि पीरियोडिक फंक्शन है, पहली बात। यदि पीरियोडिक वैल्यू निकालना भी होगा तो निकालना भी बहुत आसान है, देखते हैं अपन दोनों फैक्टर पे बात करते हैं। तो आपके पास गिवन है f ऑफ x दैट इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस कितना, cos पाई x गिवन है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियोडिक वैल्यू 1 होता है। तो आप लगे तो यहां पे ये पॉइंट को स्टार देकर के लिख लीजिए, पीरियोडिक वैल्यू ऑफ, या पीरियड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ x दैट इक्वल्स टू कितना, 1। पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ x दैट इक्वल्स टू 1। एंड सेकंड थिंग, आपको इसके भी रूल मैंने अभी टिल बताया नहीं, अभी आगे मैं इसका भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पे आया तो मैं लिख देता हूं, इसका लिख देता हूं, पीरियड ऑफ cos pi x, cos pi x दैट इज द 2 पाई अपॉन पाई। आपको नहीं समझा होगा कि 2 कैसा आया, जब नहीं समझा तो और अच्छी बात है, इसको समझने के लिए अपन इससे विस्तृत बातें करेंगे अपन, तब तक आप इतना लिख लीजिए। और नहीं समझा जिसके वजह से मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सिंबल बना देता हूं, एक स्माइल का सिंबल बनाया हूं कि ताकि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप नहीं समझे, स्टार कर दिया इस पॉइंट को समझाने के लिए। एक लंबी कहानी है पूरा पीरियोडिक फंक्शन, मैंने कुछ रूल्स बता दूंगा तो आपको जनरली समझ में आ जाएगा कि वो पीरियोडिक फंक्शन a2 कैसे बनता है। तो अभी आप बताइए मुझे कि पहला इसका पीरियोडिक वैल्यू 1 है और इसका पीरियोडिक वैल्यू 2, मान लिया कि इसके पीरियोडिक वैल्यू 2, ये माना जो मैंने वर्ड यूज किया ना, लेट अस एज्यूम जो मैंने किया, वो आपको आगे बस 10 मिनट में सारा बातें क्लियर हो जाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि एक का पीरियोडिक वैल्यू 1 है, दूसरे का कितना है 2, तो पूरा फंक्शन भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो आप नीचे दे दीजिए ऐसा, हेंस f ऑफ x क्या होगा अपना, हेंस f ऑफ x इज पीरियोडिक। अब एक बात समझना आपको कि जब यहां से f ऑफ x पीरियोडिक निकल गया, तो यदि आपको पीरियोडिक वैल्यू पूछा है, पीरियोडिक वैल्यू पूछा जाएगा तो भी क्या करेंगे, बस एक क्वेश्चन मार्क देकर के मुस्कुराते रहिए। अगले पार्ट में मैं इसको लेके आऊंगा
और फिर आप खुद से करके आप आंसर बताओगे जब मैं पूरे रूल्स रेगुलेशन आपको बता दूंगा। तो एक काम आपका जवाबदारी होगा कि यहां से इसके पीरियोडिक वैल्यू का आंसर आपको खुद बताना है, और ये पॉइंट समझे या नहीं समझे आफ्टर 10 मिनट के बाद, आफ्टर रूल डिस्कशन करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर रिप्लाई दीजिएगा। अब एक बात समझिए, अब इसमें ये बातें तो मैंने बता दिया कि पीरियोडिक फंक्शन है, नो डाउट। अब कुछ प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक फंक्शन का, उसको आपको लिखते चलना है। आप हेडिंग देते जाइए, दीजिए हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब जैसे कि नंबर 1 की पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज का, राइट ऑन, f of t that equals to f of 0, f of t that equals to f of 0 that equals to f of minus t, यदि तीनों पे रिजल्ट सेम आता है तो वहां पे आपको t को पीरियोडिक वैल्यू बोलना है, राइट ऑन दिस वेयर t इज द पीरियोडिक, t क्या होगा यहां पे, पीरियोडिक वैल्यू होगा, पीरियड होगा, नंबर 1। नंबर सेकंड, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं, सभी के रीजन है, कुछ एक्सेप्शनल नहीं होता मैथमेटिक्स में, सारे रीजन भी आप अच्छे तरीके से जानते जाइए। कभी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ यदि आप देखेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ जैसा हमने एक्स एक्सिस पे साइन का बनाते हैं वैसा ही वाई एक्सिस पे इस तरह से बनते जाएगा, वाई एक्सिस पे बनते जाएगा, जो ये बाउंडेड होगा एक लिमिट, मतलब इसका ग्राफ मैं बताऊंगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का, सारी चीजें इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तब आपको पता लगेगा कि ग्राफ कभी रिपीट ही नहीं कर रहा है, ये बाउंडेड होता है और एक लिमिट में होता है, कभी रिपीट नहीं करेगा इटसेल्फ। तो जब रिपीट करेगा नहीं तो पीरियोडिक फंक्शन होगा ही नहीं। तो आपको जवाब लिख देना है कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन लिख लो आप सीधा, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर 3 की बात कर रहा हूं, अब आपसे कोई बोला जाए कि कोई कांस्टेंट दिया रहा है और आपको बोला जाए क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आपका जवाब होनी चाहिए कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विथ नो फंडामेंटल पीरियड। ये बात आप वहां पे मेंशन करिए, लिखिए वहां पे एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। यानी मैंने एग्जांपल में ही लिख दिया, यदि f of x आपको 3 दिया और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। क्या होना चाहिए आपका जवाब, हाँ है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो फिर यदि कोई पूछता है कि इसका फंडामेंटल पीरियड बताइए जब है, तो आपको जवाब होना चाहिए कि इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, नो फंडामेंटल पीरियड। अब मूव टू नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप BBI लिख दिए तो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 4 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, समझिए कि कभी भी कोई फंक्शन, आपके सामने दो फंक्शन गिवन है, लेट अस एज्यूम, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं बातें, उसके बाद मैं लिख के भी दे दूंगा, कोई बात नहीं, कि कोई दो फंक्शन आपको मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट अस एज्यूम कि फंक्शन पहला आपका f of x है और दूसरा है g of x। दो फंक्शन मैंने मान लिया, f of x का पीरियोडिक वैल्यू t मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लिया कि t है, और g of x का भी पीरियोडिक वैल्यू t है। क्या क्या बोला मैंने, f of x का भी पीरियोडिक वैल्यू t है और g of x का भी पीरियोडिक वैल्यू t है। तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरह यदि रहा, तो यदि दोनों का पीरियोडिक वैल्यू सेम है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि f मस्ट हैव ए पीरियड t। यानी कहने का मतलब कि कभी भी फंक्शन में आप यदि इसको जोड़ रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा। जैसे मैंने पहली बात बोल रहा हूं कि कोई भी फंक्शन मैंने मान लिया कि यदि आप f of x plus g of x की बात कर रहे हो, तो जब भी f of x plus g of x की बात करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका पीरियोडिक वैल्यू t होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है इसके लिए।
तो आप लिख लीजिए, लगे तो इस पॉइंट को आप लिखिए, ये पॉइंट को आप लिख लीजिए। इफ f of x has a period t and g of x also has a period t, f of x has period t and g of x also has a period t, then it does not mean that f of x plus g of x must have a period t। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का एडिशन का पीरियोडिक वैल्यू भी t बनने वाला है। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, आप देखिए यहां पे दो फंक्शन मैंने दे दिया। मैंने एक मान लिया कि एक फंक्शन इस तरह से, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे f of x दैट इक्वल्स टू mod of sin x प्लस mod of कितना cos x दे दिया मैंने। अब यदि मैं बात करूं, सुनिए थोड़ा सा, खबरें विस्तार से अच्छे तरीके से सुनिए, आएगा आपको समझ में आएगा। जैसा मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक एक फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसका बात किया मैंने, तो साइन का पीरियोडिक वैल्यू तो 2 पाई होता है, लेकिन जब मॉड की बात करूंगा ना, तो मॉड का ग्राफ कैसा होगा? साइन का ग्राफ तो चलिए ऐसा हो गया, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। बट मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या कि निगेटिव रीजन भी पॉजिटिव बन जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब ए रीजन भी उठ के कहां आएगा? ऊपर आ जाएगा, ऐसा नीचे से मिट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मॉड ऑफ साइन एक्स निकल जाता है। अभी आप मुझे बताइए ना कि 0 है, पाई है, 2 पाई है, यानी कहने का मतलब कि पाई पे ही रिपीट कर रहा है ना कॉस, सॉरी साइन, तो इसका पीरियोडिक वैल्यू कितना होगा? पाई। वैसा ही कॉस का भी जब ग्राफ आप बनाओगे, जब मैं इस तरह से ग्राफ बना दिया, कॉस का हो गया नो डाउट, तो नेगेटिव रीजन को भी यदि मैंने पॉजिटिव बना लिया तो हो गया कितना? मॉड ऑफ कॉस। इसका भी पीरियोडिक वैल्यू पाई होगा, तो इसका भी मैंने पीरियोडिक वैल्यू पाई लिख दिया और इसका भी पीरियोडिक वैल्यू मैंने पाई लिख दिया। तो ऐसा नॉट नेसेसरी कि एफ ऑफ ए दोनों का एडिशन का पीरियोडिक वैल्यू पाई बने, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है, मैं इसकी बात में थोड़ा सा बता रहा हूं, आप कान खोल के ध्यान से सुनिए, खबरें विस्तार से। अब एक बात समझिए, आप सुनिए, पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्स में कितना जोड़ू कि फिर से सेम फंक्शन रिपीट हो जाए। तो मैं एक बात कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इतना है ना, मैं थोड़ा सा एक्स प्लस पाई बाई 2 रख के देख लेता हूं, थोड़ा सा कुछ खुरपाते दिमागे चला रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि ए भी पाई है, ए भी पाई है, तो दोनों को जोड़ दूं तो भी पाई बन जाए या तो 2 पाई बन जाए, आपको लग रहा होगा ऐसा। ये डायलेमा से आपको मैं बाहर निकालना चाह रहा हूं। तो मेरा कहना है कि पीरियोडिक वैल्यू में एक्स में कितना जोड़ू कि सेम रिपीट हो जाए, तो मैं बहुत सिंपल सी बात है, पाई बाई 2 जोड़ दिया। और यदि पाई बाई 2 जोड़ दिया तो आपको पता है कि पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। यानी कहने का मतलब बात बहुत सिंपल है कि साइन क्या होगा? कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा, ड्यू टू मॉड पॉजिटिव ही होने वाला है। यानी कहने का मतलब कि सेम रिपीट हो जाएगा, पहला कॉस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ऐसा बन गया। तो क्या मैंने यहाँ पे पहले वाले में हमने देखा कि साइन एक्स प्लस कॉस में है मोड में, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में है मोड में, तो क्या है अलग अलग है क्या? नहीं, सेम ही है ना। ए प्लस बी लिखिए, बी प्लस ए लिखिए, बात तो सेम ही है। यानी कहने का मतलब इसका पीरियोडिक वैल्यू मैं चेक करूं तो इसका पीरियोडिक वैल्यू कितना है? पाई बाई 2, आंसर इसके पाई बाई 2 हो रहे हैं। यानी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक्स में कितना जोड़ू कि फिर से सेम फंक्शन रिपीट हो जाए, दैट इज द पीरियोडिक वैल्यू, दैट इज द पीरियोडिक फंक्शन, दैट्स इट, काम खत्म, फिनिश। मैंने जोड़ के दिखा दिया आपको। नो डाउट कि पाई भी जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सेम आएगा, लेकिन डेफिनेशन बोलता क्या है? पाई पाई बाई 2 भी रहा या 2 पाई पे भी सेम आएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात किया जाता है किसके लिए? फंडामेंटल पीरियड के लिए। तो आपको क्या लेना है? पाई बाई 2, पाई 2 पाई में से खुद सेलेक्ट करिए ना, लिस्ट पॉजिटिव कौन सा है? पाई बाई 2 है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो टी इसके पाई बाई 2 ही बनेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब ऐसा ही, यानी कहने का मतलब एक सिंपल शब्दों में सुन लीजिए कि जब दो फंक्शन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री मींस व्हाट?
यानी 90 के डिफरेंस पे साइन कॉस में बदल जाए, कॉस साइन में बदल जाए, दिस टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसका पीरियोडिक वैल्यू π/2 बनते हैं, बट ध्यान रखिए पावर इवन होनी चाहिए, पावर इवन होनी चाहिए या तो मॉड में होनी चाहिए, तो ही पॉसिबल है। यदि ऑड पावर लेंगे π/2 जोड़ोगे तो माइनस कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा, और माइनस बाहर निकलने के बाद सेम फंक्शन रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने इसी एग्जांपल में, मतलब फोर्थ वाले पॉइंट में जिसको मैंने VVA लिखा हूं, इसमें एग्जांपल नंबर 1 लिखा मैंने, कुछ एक एग्जांपल और भी दे रहा हूं आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। रेडन नेक्स्ट एग्जांपल, इसी में आप चेक करके मुझे बताइए कि इसका पीरियोडिक वैल्यू क्या होगा। रेडन f of x that equals to sin raised to 4x plus cos raised to 4x, मैं तो बोल दूंगा इसका पीरियोडिक वैल्यू π/2 है। क्यों? जवाब भी जस्ट मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पावर इवन है, यानी साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, माइनस के पावर इवन आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आने वाला, माइनस के पावर इवन यानी पॉजिटिव, यानी ए साइन बदलिंग इनटू कॉस एंड कॉस बदलिंग इनटू साइन, दैट्स इट ना, सेम फंक्शन ना π/2 पे, यानी इसके पीरियोडिक वैल्यू कितने होंगे, π/2 होंगे। क्लियर है, बात क्लियर हो गया यहां से। और इसका पीरियोडिक वैल्यू इंडिविजुअल का पूछा जाए तो sin raised to 4 है, x को कितना जोड़ दूं कि सेम हो जाए रिपीट, पाई जोड़ना पड़ेगा, पाई प्लस एक्स क्या बनने वाला है, पाई कहां पे आता है क्वाड्रेंट में, पाई यहां पे है, बोलिए ना, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव, नो डाउट नेगेटिव, कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है क्योंकि पावर 4 है उसके, पॉजिटिव ही आने वाला है। कॉस के साथ में भी वही हाल है, नेगेटिव भी आने वाला है, लेकिन इसके पावर 4 की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसके वजह से इसका भी पीरियोडिक वैल्यू क्या होगा, t इज इक्वल टू π/2 जोड़ के देखो ना आप, सेम ही आने वाला है, नो डाउट। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया तो एक और भी बेहतरीन प्रॉपर्टी मैं आपके सामने ला रहा हूं, नंबर 4 हो गया, तो 5 नंबर पे मूव कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 5 और भी बेहतरीन तरीके से ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा, प्रॉपर्टी नंबर 5, नंबर 5 में अब एक बात समझना है कि कभी भी f ऑफ x का पीरियोडिक वैल्यू, लेट अस एज्यूम कर लिया मैंने कि f ऑफ x का पीरियोडिक वैल्यू यदि t है, क्या बोल दिया मैंने, f ऑफ x का पीरियोडिक वैल्यू कितना है, t है, तो चाहे वो फंक्शन को 1/f ऑफ x लिख दीजिए, या तो इसमें रूट f ऑफ x लिख दीजिए, या ये फंक्शन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करिए, कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ डिवाइड कर दीजिए, बट जीरो को छोड़ करके, या कोई ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फंक्शन पे फर्क नहीं, सॉरी, इसके पीरियोडिक वैल्यू पे कोई फंक्शन नहीं पड़ने वाला है। यदि f ऑफ x का पीरियोडिक वैल्यू t है, नो डाउट, तो यदि फंक्शन आपको इस फॉर्मेट पे हो, ऐसा हो, या तो k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ f ऑफ x है, या तो k अंदर में मल्टीप्लाई हो, कहीं भी कुछ रहेगा, इसके भी पीरियोडिक वैल्यू कितने होंगे, t क्या होगा, t होगा पीरियोडिक वैल्यू इसके भी, जब इसके तुमने t रखे हैं तो इसके भी पीरियोडिक वैल्यू कितने बनेंगे, t बनेंगे, नो डाउट। तो आप इसमें लिख लीजिए 5वें नंबर पॉइंट में, राइट, if f of x has a period t, f of x के पीरियड कितने हैं, t, then 1/f of x and under root of f of x also has a period t, इंपॉर्टेंट 5वां नंबर भी आईएमपी है, यानी फोर्थ नंबर से आईएमपी चालू हुआ है, वीवीआई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 6, अब 6 नंबर पॉइंट जो बता रहा है आपको पीरियोडिक वैल्यू के लिए, अब एक बात समझिए, सुनिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको लिखने के लिए दूंगा कि क्या बोलता है 6 नंबर पॉइंट। समझिए पहले आप कि दो फंक्शन आपके सामने f ऑफ x एंड g ऑफ x, दो पीरियोडिक फंक्शन है, मैंने मान ली कि f ऑफ x भी पीरियोडिक एंड g ऑफ x बोथ आर पीरियोडिक, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का एडिशन भी पीरियोडिक होगा, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है। इस पॉइंट से आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि यदि एफ ऑफ एक्स भी पीरियोडिक और जी ऑफ एक्स भी पीरियोडिक, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों को जोड़ दो तो पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक डबल पीरियोडिक, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, हो सकता नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल ऐसा दूंगा कि जिसमें पीरियोडिक नहीं होगा। तो पहले पॉइंट को आप लिख लीजिए, राइट डाउन। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पीरियोडिक, देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, f of x plus g of x need not be periodic, need not be periodic, need not be periodic। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप समझिए। f of x मैंने मान लिया cos x, तुम्हें पता है कि पीरियोडिक वैल्यू है 2 पाई इसके पीरियड होते हैं, और g of x भी ले लिया मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मैंने लिख दिया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। आपको पता है कि इसका cos का पीरियोडिक वैल्यू कितना होगा, 2 पाई होगा। इसके पीरियोडिक वैल्यू अभी आपको मैंने बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट के पीरियोडिक वैल्यू क्या होंगे, 1 होंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x यदि तुम निकाल रहे हो तो इसका भी पीरियोडिक वैल्यू डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, इसके पीरियोडिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं अपन। क्यों नहीं, इसका t यदि निकालना होगा तो नॉट डिफाइंड, क्या लिख दिया मैंने, नॉट डिफाइंड। बट क्वेश्चन मार्क तो आपके दिमाग में आ गया होगा, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं होगा, एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ गया होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक पॉइंट नहीं समझे होंगे यहाँ पे, और नहीं समझे तो एक वंस अगेन मैंने स्माइली बना दिया कि आपका मुस्कुराहट यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराहट बनता है आपका कि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया इस पॉइंट को। यानी टिल नाउ मैंने 2 स्माइली बनाए हैं, यानी आपको 2 पॉइंट पे मैंने खुद डाउट क्रिएट किया हूं, वहां पे उसका रिजोल्यूशन मैं बताऊंगा इसके रूल्स में। बस यहाँ पे आप जानिए कि नॉट डिफाइंड, इसका पीरियोडिक वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, और मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, स्माइली रिप्रेजेंट कि आप वहां पे कंफ्यूज हैं कि क्यों नहीं, क्या रीजन है, जानने की थोड़ा सा उत्सुकता होनी चाहिए आपको, कुछ सस्पेंस है उसके पीछे, बताऊंगा मैं आपको, सारी चीजें बताऊंगा। इससे पहले कि मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो पॉइंट नंबर 6 हो गया। नंबर 7 राइट ऑन, नंबर 7 नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ही बोला जाएगा, तो सारा तो इंपॉर्टेंट ही है, तो मान लो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। सपोज कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसका पीरियोडिक वैल्यू मैंने मान लिया कि टी है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन जिसका पीरियोडिक वैल्यू कितना है, टी है, तब आपको निकालना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस बी फंक्शन का पीरियोडिक वैल्यू। तो टी अपॉन मॉड ऑफ ए बन जाता है रिजल्ट उसके, टी अपॉन मॉड ऑफ, यानी एक्स के मल्टीपल से आपको डिवाइड करना है, यदि नेगेटिव रहा तो मॉड ले लेना है, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट नंबर कितना, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर कितना, 7 लिख लीजिए। इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, देन एफ ऑफ एक्स प्लस बी हैज पीरियड, एफ ऑफ एक्स प्लस बी हैज ए पीरियड टी अपॉन मॉड ए, और ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए, ए ग्रेटर देन 0। यदि आपको निगेटिव आया तो इसलिए मोड मैंने दिया कि पॉजिटिव बना लेगा, वो पॉजिटिव बना लेगा। अब कितने नंबर पॉइंट हो गए, 7 नंबर पॉइंट हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया। अब मैं प्रॉपर्टी लास्ट वन लिख रहा हूं, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगा, और लास्ट से कुछ कंसेप्ट और भी निकल के आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, इसी पे बहुत सारा डिपेंडेंसी है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा इस पे। आपको एक बात मैंने इसमें बता रहा हूं कि कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका पीरियोडिक वैल्यू मैंने मान लिया t1, एंड दूसरा है g ऑफ एक्स जिसका पीरियोडिक वैल्यू मैंने मान लिया t2। दो है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स t1 और g ऑफ एक्स का पीरियोडिक वैल्यू कितना, t2। आपको पीरियड निकालने होंगे, तो मैं लिख रहा हूं पीरियड ऑफ
यदि आपको f प्लस माइनस जी करना होगा, f इंटू जी करना होगा, या f अपॉन जी करना होगा, यानी आपको समझ में आ रहा होगा f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x, इस तरह के फॉर्मेट में जब इसके पीरियोडिक यानी पीरियड ऑफ दिस यदि आपको निकालना होगा तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, फॉलो करने होंगे। तो पीरियड ऑफ दिस इज t इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2। एलसीएम मींस व्हाट? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने 5वीं 6ठी क्लास में मैंने सीखा हो, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा, मैं वंस अगेन सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2 एक क्या आपको रिजल्ट देगा, आपको कि इसके पीरियोडिक वैल्यू निकालने के लिए ए रिजल्ट आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पॉइंट पे बात कर रहा हूं, एलसीएम की बात कर रहा हूं। क्या होगा एलसीएम? एलसीएम के भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो आप इसमें एक लगे तो आप लिख के वहां पे एक नोट पॉइंट में लिख दीजिए, नोट पॉइंट एक बना लीजिए और उसमें लिखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग एलसीएम, रूल्स फॉर फाइंडिंग एलसीएम। अब मैं इसमें बात कर रहा हूं, एलसीएम पे बात कर रहा हूं, रूल्स ऑफ एलसीएम। एंड नंबर 1 मैं लिखते जा रहा हूं, एलसीएम ऑफ ए बी सी डी ई। सपोज इस तरह के फंक्शन आया और आपको यहां से एलसीएम लेना होगा, तो मैं बहुत सिंपल से तरीका बताता हूं। यानी कभी भी इस तरह के फॉर्मेट में आया तो ध्यान रखिए कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। तो दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। 3 रहे, 4 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, कैसा भी रहे, तो आपको एक फॉर्मेट यूज करना है अपॉन एचसीएफ ऑफ डी कॉमा ई कॉमा एफ। यानी एलसीएम आपको लेना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आपको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो ध्यान रखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एलसीएम ऑफ 1 कॉमा 2 कॉमा 1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 3 कॉमा, या तो 2 अपॉन 3 कर देता हूं या तो 4 अपॉन 1 कर देता हूं, ऐसा इसका एलसीएम लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा में, यानी कहने का मतलब कि इसको सोल्व करने के लिए हमें पता है कि एलसीएम कितना 1 2 4 का एलसीएम लेना होगा और एचसीएफ कितने लेना होगा 2 3 1 का लेना होगा, जो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना होगा 1 to 4 का, क्या बन जाएगा एलसीएम? 4 बन जाएगा। चलिए ठीक है, 4 मैंने लिख दिया। और नीचे का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है उसमें? 1, सिंपल ना, 1, यानी रिजल्ट कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इसके एलसीएम निकालना होगा तो इसके एलसीएम कितने बन गए? 4 बन गए पूरे का। सेकंड नंबर, रूल नंबर सेकंड पे आ रहा हूं एलसीएम का। नंबर सेकंड, एलसीएम ऑफ रैशनल विथ इरेशनल इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखा मैंने? रैशनल एंड इरेशनल लिख देना, इज नॉट पॉसिबल। कैसा भाई ऐसा? तो मैं कुछ एग्जांपल से वन सेकेंड आ रहा हूं उस पर, रैशनल और इरेशनल। तो मैंने कुछ लिख रहा हूं एग्जांपल में। एलसीएम रैशनल में मैंने दे दिया 3 और इरेशनल में मैंने पाई लिख दिया। पाई भी तो इरेशनल नंबर है ना, नॉट पॉसिबल। यानी जब एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा तो आप ये ध्यान रखिए कि उसका फंडामेंटल पीरियड निकाल ही नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं होगा पीरियड निकालना। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में लिख रहा हूं, इससे मैं एलसीएम रैशनल में कुछ भी लिख दो ना, 3 रख दिया मैंने। इरेशनल का मतलब √2 भी तो इरेशनल है, पॉसिबल है? जवाब क्या होगा आपका? नॉट पॉसिबल। तभी आप बताइए मुझे एलसीएम ऑफ, नंबर थर्ड पूछ रहा हूं एग्जांपल में, एलसीएम ऑफ 3, √4 पॉसिबल है? क्योंकि √4 इरेशनल थोड़े ना है, √4 तो रैशनल आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
3,2 का एलसीएम कितना होगा 6 बन जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि √4 इरेशनल है, ध्यान रखो, रैशनल है। तो मैंने आपको जमनी करने के लिए पूछा लास्ट में। तो ये बात है आपको जैसा समझ में आया कि एलसीएम ऑफ रैशनल और इरेशनल नॉट पॉसिबल, आपको ये बात ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे आ रहा हूं, नंबर 3 पे आ रहा हूं। एलसीएम ऑफ रैशनल एंड रैशनल क्या होगा, पॉसिबल होगा, इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। जैसे एग्जांपल आप लिखिए, एग्जांपल दीजिए। एलसीएम ऑफ 3,2 कितना 6, इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड नंबर हो गया रूल। नंबर 4 में लिखिए, रूल नंबर 4, एलसीएम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, एलसीएम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल। अब इसकी बात अपन बताएंगे थोड़ी देर में कि कभी कभी ये पॉसिबल होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता, बट कहां होता है कहां नहीं होता है, बात को ध्यान से सुनिए आप, समझिए। एलसीएम दे दिया मैंने, यानी सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर 1 या ए बी कर देता हूं, सेम काइंड ऑफ चाहे ऐसा लिख दीजिए ना आगे से, एलसीएम ऑफ द सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर इज पॉसिबल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर्स मींस व्हाट, यानी कहने का मतलब कि एलसीएम, यदि एग्जांपल मैं लिखा हूं इसमें, तो एलसीएम ऑफ पाई 2 पाई कितना होगा, सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर है ना, पाई भी इरेशनल बोला आपने, तो 2 पाई भी तो इरेशनल है, तो पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना होगा, रिजल्ट इज 2 पाई, पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 1 हो गया इसका। सेकंड नंबर 2, एलसीएम ऑफ सेम काइंड बोला मैंने, √2, √3, नो डाउट कि इरेशनल ही है, बट सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर है, पॉसिबल होगा, तो ये हो जाएगा इसका √6। ध्यान रखिए बात को। अब सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर तो है पॉसिबल, नंबर 1 जैसा मैंने पॉइंट ए लिख दिया था, पॉइंट बी में वंस अगेन इस पॉइंट में पॉइंट 4 के बी में आपको लिखना है, तो एलसीएम ऑफ, अब यहां पे जब सेम काइंड में तो पॉसिबल है, तो डिफरेंट काइंड में पॉसिबल नहीं होगा, बात तो ही ना। तो लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल नंबर is not possible. Not possible. एग्जाम्पल लिखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल नंबर्स में व्हाट, यानी कहने का मतलब एलसीएम ऑफ एक √2 रहेगा और एक पाई रहेगा, दोनों इरेशनल ही है बट अलग तरीके का इरेशनल है, तो इसका एलसीएम पॉसिबल ही नहीं होगा। जो पॉसिबल नहीं होगा तो डिफाइन होगा नहीं, इसके पीरियोडिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। यही पूरे रूल्स हैं निकालने के लिए। अब एक बात, जैसा कि मैंने कुछ स्माइली पॉइंट आपको बनाया था नंबर 1 में, कि आपको देखा होगा वहां पे कुछ तो था, दिस प्लस कितना cos पाई x था, नंबर 1 f ऑफ x के लिए। पहला पॉइंट जो मैंने आपके दिमाग में जो सस्पेंस चल रहा था उसकी बातें मैं कर रहा हूं। तो इतने सारे रूल्स प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद
अब मैं आ रहा हूं दोनों पॉइंट पे जहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मार्क कराए थे, उस पॉइंट पे आ रहा हूं। फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल भी इस पे दूंगा। आपको पता है इसका पीरियोडिक वैल्यू कितना 1, इसका कितना cos का पीरियोडिक वैल्यू 2 पाई होगा, और x के मल्टीपल में जो होगा उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना 2 हो जाएगा इसका पीरियोडिक वैल्यू, एक का 1 और एक का 2, तो f ऑफ x का क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ t1 कितना आ रहा है 1 और t2 कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। फिर t फाइनल जब निकालना होगा तो t1, t2 एलसीएम लेना होगा, तो कितना होगा एलसीएम ऑफ t1, t2 यानी 1, 2, एलसीएम कितना आएगा इसका 2 आएगा। तो रिजल्ट इसके पीरियोडिक वैल्यू कितना होंगे 2 होंगे। जो पहला मैंने बताया था आपको, डायरेक्टली लिख दिया था कि पीरियोडिक है, क्यों है पीरियोडिक, आपको दिख गया कि इसका एक का 1 है और एक का 2 है, तो दोनों रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल होता है, तो मैंने लिख दिया 1, 2, तो इसके पीरियोडिक वैल्यू कितना निकल रहे थे 2 निकल रहे थे। सेकेंड नंबर पॉइंट में जहां पे मैंने कुछ स्माइली के सिंबल भी बनाए थे कि क्या था इक्वेशन, क्या था सेकेंड नंबर पॉइंट में, थोड़ा सा अब ये जब रूल आपको पता लग गया ना, तो एक बार आप करके देखिए, आपको समझ में आ गया होगा सारे रूल्स रेगुलेशन, जब मैंने बता दिया तो आपको खुद से जस्टिफाई हो जाएगा कि क्या है इसके रिजल्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं इस बेस एक कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए, यानी कंसेप्ट के तीसरे लेयर पे अपन काम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, सेकेंड वन में आपको मैंने डिक्टेट करके लिखवा के या लिख के मैंने आपको दे दिया, और थर्ड वन कंसेप्ट एप्लीकेशन पे मैं आ रहा हूं। अब कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रहा हूं, जो भी आपको करके देखना है, नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद मैं सोल्व करके देखता हूं, दे दूंगा आपको। फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर रिप्लाई दीजिए। टिल नाउ रिप्लाई बहुत कम लोगों का आ रहा है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वीडियो को पूरा हूबहू छाप रहे हैं अपने नोटबुक में। यदि आप छापेंगे तो बिल्कुल ऐसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना आपको सीखना चाहिए आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको खुद से सेल्फ ट्राई करना है और कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं आया तो आप उसमें लिखिए कि सर मुझे नहीं आया, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से और आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं और भी आपको बेहतर दे सकूं। इसलिए आप थोड़ा सा उस पर रियलिटी जो आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई मुझे दीजिए। तब तक आप क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन। नाउ वी मूव टू थर्ड लेयर ऑफ द कंसेप्ट, दैट इज एप्लीकेशन। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, पर कंसेप्चुअल हैं एग्जांपल्स। जैसा नंबर 1 की बात कर रहा हूं, f of x cos 2x upon 3 minus sin 4x upon 5. Second number f of x that equals to cos of sin x. Third number f of x sin of cos x. And fourth one f of x that equals to box x plus 2 times of box x plus 3 times of box x as shown n times of box x. और यहाँ पे n belongs to capital N and natural number and this represent the greatest integer function. अब मैं बारी बारी से एक एक करके सोल्व कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, इसको सोल्व करने के लिए तो दो तरह के फंक्शन है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, तो मैं इसका t1 लिख रहा हूं और एक को t2 लिख रहा हूं। तो t1 यानी cos के मल्टीपल में मैं लिखना चाह रहा हूं। चलिए मैं एक एक करके मैं सोल्व कर देता हूं, आप देखते जाइएगा कितना सिंपल है और कितना इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी दो फंक्शन के सब्सट्रैक्शन यानी कहने का मतलब कि इससे मैं t1 लिख रहा हूं और एक से मैं t2 लिख रहा हूं। तो t1 का मतलब कितना cos है, इसके आगे cos का पीरियोडिक वैल्यू 2 पाई होगा, तो 2 पाई लिख दिया मैंने, और x के मल्टीपल से डिवाइड करता हूं तो 2/3, तो 2 यहां और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 कैंसिल, यानी पहले से t1 कितना आ रहा है आपका 3 पाई निकल गया, 2 कैंसिल होने के बाद 3 पाई निकल गया। और t2 निकाल रहा हूं, sin का पीरियोडिक वैल्यू 2 पाई होगा, ठीक है, और x के मल्टीपल में है डिवाइड कर लेंगे तो 4 और नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से कैंसिल हो गया, यानी a निकल गया 5 पाई बाई 2 निकल गया। अब मुझे t f of x का पीरियोडिक वैल्यू, तो t इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 t2 की बात कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 3 पाई, यानी क्या आ जाएगा बोलिए, एलसीएम ऑफ 3 पाई 5 पाई बाई 2, कुछ नहीं तो 1 तो है ना। अब रूल नंबर 1 आपको पता है, एलसीएम ऑफ एबीसी ऊपर में था न्यूमरेटर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो कितना आएगा, यानी 3 पाई और 5 पाई का एलसीएम कितना 15 पाई, 1 और 2 का एचसीएफ कितना 1, तो कितना 5 15 पाई इसके बन जाएंगे
पीरियोडिक वैल्यू t, यानी पहले का आंसर कितना आ रहा आपका 15 पाई। एंड नाउ मूव टू सेकंड नंबर, जो ए सिंपल कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा लेकिन आपको समझना होगा। सेकंड नंबर सवाल जो है आपके सामने f of x that equals to cos of sin x है, cos of sin x है, इस तरह का फंक्शन है। अब आपको ऐसा देखने से ही लग रहा होगा कि cos का तो 2 पाई है, चलो मान लो कि cos 2 पाई है तो इसके भी 2 पाई होंगे, ऐसा क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि cos क्या है? इवन फंक्शन है। आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, cos क्या है अपना? इवन फंक्शन है। तो कभी भी इवन फंक्शन में यदि मैं इसमें पाई बाई 2 जोड़ता हूं तो नहीं, पाई जोड़ते हैं तो काम हो जाएगा, करके देखते हैं। x प्लस पाई कर लेता हूं, x को x प्लस पाई से रिप्लेस करके देख लेता हूं इसमें, cos एज इट इज, साइन ऑफ कितना x प्लस पाई लिख दिया मैंने। अब बोलिए साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब कि cos कितना माइनस ऑफ साइन x निकलने वाला है। और आपको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इवन फंक्शन है ना, माइनस पचा रहा है, खाया पचाया मेथड याद रखिए, तो ये रिजल्ट कितना बन रहा है? सेम ना, cos ऑफ कितना sin x बन जाएगा, यानी सेम फंक्शन रिपीट कर गया पाई पे, तो इसका लिए पीरियोडिक वैल्यू कितना होगा? पाई होगा। t कितना हो जाएगा इसका? पाई। लेकिन कुछ रिमार्क इस सवाल में आपको बनता है, रिमार्क लिखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन के रिमार्क आप लिख लीजिए, जो एक कंसेप्ट की तरह काम देगा आपको, जो हर जगह यूज नहीं होगा। लिख लीजिए यार, cos x इज इवन फंक्शन, बस ये रिमार्क में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, cos x क्या है अपना? एक इवन फंक्शन है, cos x एक इवन फंक्शन है, जिसके वजह से माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है थर्ड वन, ए साइन ऑफ cos x, बस ये उल्टा किया गया है थर्ड नंबर सवाल में, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए नंबर थर्ड को। थर्ड में दिया हुआ है f ऑफ x, बस उसको उल्टा कर दिया हूं, साइन ऑफ cos x की बात कर रहा हूं। अब यहां पे साइन क्या है अपना? ऑड फंक्शन है ना, साइन x क्या है? ऑड है, ऑड है, यानी कहने का मतलब कि माइनस बाहर निकल जाएगा यदि पाई लेते हैं तो क्या करना होगा? इसमें सोचना होगा थोड़ा सा। तो सिंपल, यदि साइन तो ऑड है आपका, तो एक बात समझिए आपकी, यदि इसमें f ऑफ x प्लस 2 पाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? आप करके देखिए थोड़ा, क्योंकि x, यदि आप x प्लस पाई निकाल लेते हो 1 सेकंड पहले के जैसा, तो पाई यदि जोड़ोगे यहां पे तो साइन ऑफ माइनस x निकल जाएगा, यानी साइन ऑफ माइनस ऑफ x, आपको पता है इसका रिजल्ट, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि सेम नहीं होगा, अलग हो जाएगा। तो जिसके वजह से मैं 2 पाई लिख रहा हूं, 2 पाई जोड़ रहा हूं, क्योंकि माइनस थीटा पे, यानी कहने का मतलब कि ओनली यदि पाई जोड़ता मैंने इसमें तो साइन ऑफ माइनस थीटा के रिजल्ट यूज हो जाएंगे उसमें, जिसके वजह से माइनस बाहर निकल जाएगा। तो उसको निकलने से बचने के लिए मैंने क्या किया? x प्लस 2 पाई कर रहा हूं, यानी कितना? साइन एज इट इज, यानी कहने का मतलब ए इसमें पॉजिटिव होनी चाहिए, जब पॉजिटिव हुआ ना तो ये पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो ये यदि नेगेटिव हो गया तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। तो cos ऑफ कितना? 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा? x प्लस 2 पाई हो जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता ही है, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 1 सेकंड सेम cos x हो जाएगा, यानी पीरियोडिक वैल्यू कितना? 2 पाई, तो t कितना? 2 पाई। पाई क्यों नहीं हुआ उसके रीजन में लगे तो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, पाई क्यों नहीं हुआ? तो f ऑफ x प्लस पाई कर रहे हो ना, तो साइन एज इट इज माइनस cos x निकल जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, जैसा कि माइनस ऑफ साइन ऑफ cos x निकल जाएगा। तो क्या सेम फंक्शन है? नहीं, क्योंकि यहां पॉजिटिव है और ये आ गया आपका नेगेटिव, जिसकी वजह से ये नहीं चलेगा। अब जैसा थर्ड आपको मालूम हो गया, तो ऐसा ही मैं फोर्थ नंबर की बात कर रहा हूं। फोर्थ भी अच्छा सा सवाल है, बॉक्स दिए हुए उसके, आपको पता है बॉक्स 6 पीरियोडिक वैल्यू कितना? 1, तो बाकी के भी पीरियोडिक वैल्यू कितने होंगे? x के मल्टीपल में जो भी रहेगा उससे अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको लिखना है किसका? नंबर फोर्थ में क्या फाइंड करना है? नंबर फोर्थ गिवन क्या होगा? f ऑफ x दैट इक्वल्स टू बॉक्स x, बॉक्स ऑफ 2x, बॉक्स ऑफ 3x, चलते रहेगा, बॉक्स ऑफ कितना? nx तक चलते रहेगा,
ए बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। अब एक बात समझिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं पीरियड, पहले लिख रहा हूं किसका पीरियड, पीरियड ऑफ बॉक्स x कितना आ जाएगा 1। फिर से पीरियड लिख रहा हूं किसका, पीरियड ऑफ बॉक्स ऑफ 2x यानी 1/2, बॉक्स ऑफ 3x का पीरियड है कितना बोलो, पीरियड ऑफ दिस दैट इक्वल्स टू 1/3। अब बताइए ना, इस तरह के प्रोसेस तो पूरा चलते जाएगा ना, आखिरी तक चलते जाएगा ना, यानी 1/n तक रुकेगा यानी पूरा यदि मैं इस तरह से चलते जाऊं तो पूरा यदि मैं चलूं तो मुझे यदि एलसीएम t निकालना होगा तो एलसीएम ऑफ कितना निकल जाएगा बोलिए ना, किसका किसका 1, 1/2, 1/3, 1/4 चलते रहेगा, ये कहां तक 1/n तक चलते रहेगा। यानी ऊपर में 1 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, आपको भी पता 1 का एलसीएम कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, और नीचे का एचसीएफ भी कितना निकलेगा 1 निकलेगा, हेंस इसका एलसीएम कितना 1/1 यानी 1, इसका पीरियोडिक वैल्यू निकल गया 1 निकल गया। बहुत सिंपल फंक्शन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको ट्राई करना है, और इसका आंसर आप मुझे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा। बहुत सीधा सवाल दे रहा हूं, बहुत सरल सवाल दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन है आपके घंटी बजाने वाला क्वेश्चन है, आपको आने के बाद आपको घंटी बजाना है, कमेंट बॉक्स में डालना है इसको। एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी मॉडल में बहुत सारे एग्जांपल है इसमें। राइट ऑन, इफ f of x that equals to sin nx upon sin x upon n, x upon n फंक्शन ऐसा has its period as पीरियड इसका कितना है 4 पाई, पीरियड कितना है इसका 4 पाई, has its period as 4 पाई, then find the integral value of n। आपको निकालना है क्या, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड करना है। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, आप चेक करिएगा आया नहीं आया। तो n का वैल्यू यहां से रिजल्ट 2 और -2, ये इसके आंसर है। आने के बाद कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर से जरूर रिप्लाई दें। आज का टॉपिक मैं इतना ही पे एंड करता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम एक टॉपिक और भी बचा है, लास्ट टॉपिक जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो इसमें पूरे ग्राफ के बारे में आपको बताया जाएगा कि फंक्शन का ग्राफ किस तरह से कैसे मूव करता है, सारा ऑपरेशन ऑन ग्राफ जिसको अपन बोलेंगे, सारी चीजें आपको यहां से सीखना होगा। तो तब तक के लिए इस टॉपिक पे ये टॉपिक आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।